दिनांक 25 नवंबर वर्ष 2020, 10वीं कक्षा मैथ्स 2। इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर वृत्त का प्रश्न संग्रह 3.4 डिस्कस करेंगे। 3.4 को समझने के लिए जिन नियमों की ज़रूरत है, आइए पहले वो नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहला नियम तो आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी वृत्त की तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी तीनों भुजाओं का माप यदि बराबर हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ऐसे त्रिभुज में तीनों कोण का माप 60 अंश होता है। यदि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज के सारे कोण, तीनों कोणों का माप, प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होगा। ये पहला नियम है, आप याद रखिए इसे। दूसरा, आप ऐसा समझिए कि कोण ABC आप देख रहे हैं। कोण ABC में ये जो बिंदु B है, ये शीर्ष बिंदु है। कोण ABC का शीर्ष बिंदु है। यहाँ पर कोण ABC का शीर्ष बिंदु B इस वृत्त के केंद्र पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई कोण ऐसा दिखाई दे तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसे कोण का माप हमेशा उसके द्वारा खंडित चाप के माप के बराबर होता है। खंडित चाप किसे कहते हैं? ये कोण की दोनों भुजाओं के अंदर जो चाप आता है वो खंडित चाप है। जैसे कोण ABC में दो भुजाएं हैं, AB और BC, इसके अंदर चाप AC आ रहा है, तो चाप AC खंडित चाप है। तो किसी भी कोण का शीर्ष बिंदु यदि वृत्त के केंद्र पर हो तो उस कोण का माप उसके द्वारा खंडित चाप के बराबर होता है। यहाँ पर अगर AC 30 अंश होगा तो एक कोण ABC का माप भी 30 अंश होगा। अगर AC 45 अंश, चाप AC का माप 45 अंश है तो कोण ABC का माप भी 45 अंश होगा। इस नियम को लघु चाप की परिभाषा कहते हैं। तो जब भी आप इस नियम का प्रयोग करेंगे, कारण में आपको क्या लिखना है? लघु चाप की परिभाषा। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पर। कोण ABC, यहाँ पर भी कोण ABC है लेकिन एक अंतर है। यहाँ कोण ABC का शीर्ष बिंदु B केंद्र पर था, यहाँ कोण ABC का शीर्ष बिंदु B वृत्त के ऊपर है। वृत्त के ऊपर है शीर्ष बिंदु। तो यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर हो तो उसका माप उसके खंडित चाप का आधा होता है। यानी कि यदि चाप AC का माप 60 अंश है तो कोण ABC का माप 30 अंश होगा, उसका आधा होगा। यदि चाप AC का माप 80 अंश हो तो कोण ABC का माप 40 अंश होगा। कोण ABC का माप उसके द्वारा खंडित चाप का आधा होता है। कब? यदि कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर हो तब। तो ऐसी स्थिति में आप ये सूत्र लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर मेजर चाप AC। आधा करने के लिए हम 2 से भाग देते हैं तो भागे 2। इसका कारण ये भी, जब भी आप ये नियम यूज़ करेंगे, कारण हमेशा यही लिखना, अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। अब बढ़ते हैं अगले नियम पर। देखिए, ये कोण इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ कोण ABC आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु B वृत्त के ऊपर है, लेकिन कोण ABC की एक भुजा स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदन रेखा है। तो ऐसी स्थिति में भी वही फार्मूला लगेगा। कोण ABC का माप, ये जो खंडित चाप AB है, इसका आधा होगा। मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू मेजर चाप AB बटे 2। कारण यहाँ चेंज हो जाएगा। स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय इसे कहते हैं। ये स्पर्श रेखा है और ये छेदन रेखा है, तो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय। चौथा नियम पे आ जाते हैं कि यदि शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर है तो क्या होगा? हमने एक बार केंद्र पे देख लिया, वृत्त पे देख लिया। अब वृत्त के बाहर शीर्ष बिंदु हो तब क्या होता है? तब उस कोण का माप कैसे लिखते हैं? देखिए, शीर्ष बिंदु जब बाहर है तो यहाँ 2 चाप खंडित हो रहे हैं, चाप AC और चाप PQ। तो जब शीर्ष बिंदु बाहर हो तब कोण का माप उसके द्वारा खंडित दोनों
चापों के मापों के अंतर का आधा होता है। दोनों चाप को माइनस करना है, उसका आधा कर देना है, जितना आएगा वो इस कोण का माप होगा। जैसे कि मान लो कि ये 60 है, चाप AC का माप 60 है यदि, और चाप PQ का माप 20 है। चाप AC का माप 60, चाप PQ का माप 20, तो दोनों को यदि माइनस करें 60 माइनस 20 40, फिर उसको आधा कर दीजिए, 40 का आधा 20, तो इसलिए कोण ABC का माप 20 हो जाएगा। तो जब कभी किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उसका माप उसके द्वारा खंडित चाप के माप के अंतर का आधा होता है। मेजर एंगल ABC बराबर मेजर चाप AC माइनस मेजर चाप PQ बटे 2। अब यदि शीर्ष बिंदु वृत्त के अंदर हो तब क्या करें? अंदर हो परंतु केंद्र पर ना हो। जैसे यहाँ कोण ABC आप देख रहे हैं, कोण ABC, यहाँ पर शीर्ष बिंदु B वृत्त के अंदर तो है लेकिन केंद्र पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि वो कोण की भुजाओं को यहाँ पर बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी दो चाप आपको दिखाई देंगे, एक कोण के सामने जो खंडित चाप है और उसका जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है उसका भी एक खंडित चाप है। तो शीर्ष बिंदु यदि अंदर हो तब उस कोण का माप दोनों खंडित चाप के माप के योगफल का आधा होता है। दोनों चाप के माप को प्लस करो और उसका आधा कर दो। तो जैसे कि चाप AC अगर 20 है और ये 30 है, चाप PQ 30 है, तो कोण ABC का माप कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 30 50 और उसका आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कोण ABC 25 अंश हो जाएगा। तो ये कैसे लिखेंगे? मेजर एंगल ABC बराबर मेजर चाप AC प्लस मेजर चाप PQ बटे 2। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर हों। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर होते हैं उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज देखिए, इसके 4 शीर्ष बिंदु है, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D। चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर हैं, इसलिए चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अब चक्रीय चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म होते हैं वो देख लेते हैं। पहला गुणधर्म यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण किसे कहते हैं? सामने वाले कोण। जैसे कोण A के सामने कौन है? कोण C, तो कोण A और C सम्मुख कोण हो गया। ऐसे ही कोण B और कोण D सम्मुख कोण हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं। संपूरक यानी उनका योगफल हमेशा 180 होता है। सम्मुख कोणों के मापों को यदि प्लस किया जाए तो हमेशा 180 आएगा। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, ये सम्मुख कोण है इसलिए इनका योगफल 180। ऐसे ही कोण B और कोण D, इनका योगफल भी 180 ही होगा। फिर ये जो दूसरा गुणधर्म है, ये वैसे तो अभी है नहीं, किसी भी सवाल में इसका यूज़ नहीं है इस बार, फिर भी आप समझ लीजिए आपकी जानकारी के लिए कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के बाहर का जो कोण है वो उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के बराबर होता है। आम भाषा में यदि और सरल भाषा में बोलूं तो चक्रीय चतुर्भुज के बाहर वाला कोण इसके बाजू वाले कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। जैसे कोण BDP यहाँ चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण है, तो कोण BDP का माप इसके बाजू वाले के सामने वाला यानी कि कोण A के बराबर होगा। कोण BDP का माप कोण A के बराबर होगा। मेजर एंगल BDP बराबर मेजर एंगल BAC। तो ये आप अपनी जानकारी के लिए ये भी नियम समझ लीजिए, अभी कभी भी काम आ सकता है आपको। और तीसरा ये नियम, इस पर सवाल हैं इस नियम पर आधारित, तो आप समझ लीजिए। यदि कोई रेखा है, जैसे यहाँ पर देखिए रेखा AB है और बिंदु P और Q देखिए रेखा AB के एक ही तरफ हैं,
दोनों ऊपर हैं, AB के ऊपर ही हैं दोनों, बिंदु P और Q दोनों रेखा AB के एक ही तरफ हैं। तो यदि कोई रेखा के एक ही तरफ स्थित बिंदु पर वह रेखाखंड सर्वांगसम कोण अंतरित करे, तो ये जो चारों बिंदु हैं, रेखाखंड के अंत बिंदु और एक ही ओर स्थित बिंदु, ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होते हैं, यानी ये चक्री चतुर्भुज बन जाएगा। ये चारों बिंदु से जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्री चतुर्भुज बन जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई रेखाखंड के एक ही तरफ स्थित बिंदु है और वह रेखाखंड उन बिंदुओं पर सर्वांगसम कोण अंतरित करता हो या बनाता हो, तो वो दिए गए बिंदु और रेखाखंड के अंत बिंदु ये एक ही वृत्त पर होते हैं। तो ये रेखाखंड AB है, बिंदु P और Q रेखाखंड AB के एक ही तरफ है। यदि कोण APB और कोण AQB ये दोनों कोण यदि सर्वांगसम हो, तो ये बिंदु P, Q, B और A ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर होंगे। आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4 जो कि इन्हीं नियमों पर आधारित है। पहले सवाल में इस तरह की एक आकृति दी गई है। एक वृत्त है जो कि जिसका केंद्र O है और जीवा AB है, जिससे एक कोण AOB बन रहा है केंद्र पर और एक कोण ACB बन रहा है वृत्त पर। अब इसमें दिया क्या है कि ये जो जीवा AB है ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये जो जीवा AB है ये त्रिज्या यानी OA और OB, ये AB जो है वो त्रिज्या OA और त्रिज्या OB के बराबर है। ये सवाल में दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण AOB का माप ज्ञात करना है। कोण AOB का माप ज्ञात करना है, कोण ACB का माप ज्ञात करना है, चाप AB और चाप ACB। तो चार चीज़ों का माप हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले कोण AOB कैसे ज्ञात करेंगे वो समझ लेते हैं। सवाल में जानकारी दी है कि जीवा AB, त्रिज्या OA, त्रिज्या OB ये सभी आपस में सर्वांगसम हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज OAB की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो गई। और मैंने पहला नियम ही बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हों तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। और ऐसे त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं। तो इसलिए कोण O यानी कि कोण AOB ये भी 60 अंश होगा। तो इस तरह से कोण AOB मिल जाएगा। फिर ACB कैसे मिलेगा देखिए, कोण ACB, यहाँ पर कोण ACB का जो शीर्ष बिंदु C है वो वृत्त पर है। तो शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, इसलिए इसका माप इसके द्वारा खंडित चाप AB का आधा होगा। और चाप AB किसके बराबर होगा, देखिए कोण AOB का शीर्ष बिंदु केंद्र पर है, तो कोण AOB का माप चाप AB के बराबर होगा। और चाप AB का आधा कर देंगे तो कोण ACB मिल जाएगा। तो इस तरह से कोण ACB भी निकल जाएगा। अब चाप AB पूछा है, चाप AB कैसे मिलेगा, ये कोण AOB और चाप AB ये दोनों बराबर होंगे। नियम में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर हो तो उस कोण का माप और चाप का माप बराबर ही होता है। तो कोण O यदि 60 है तो चाप AB भी 60 हो जाएगा। फिर कोण ACB भी, चाप ACB का माप ज्ञात करना है, चाप ACB देखिए चाप ACB और चाप AB ये पूरा मिला के एक वृत्त बन रहा है। और वृत्त का अंशात्मक माप 360 होता है, 360 होता है। तो यदि AB ही 60 है, चाप AB का माप 60 है, तो चाप ACB का माप कितना होगा, टोटल 360 है और AB 60 है, तो ACB 300 डिग्री हो जाएगा। तो चाप ACB का माप वृत्त के चाप में से AB के चाप को माइनस कर दो। वृत्त का अंशात्मक माप माइनस चाप AB का अंशात्मक माप करेंगे तो चाप ACB मिल जाएगा 300 डिग्री। उसी चीज़ को मैंने देखे यहाँ पर किस तरह से हल करना है। सबसे पहले कोण AOB हल करना है। तो यहाँ पर देखिए जीवा AB, त्रिज्या OA, त्रिज्या OB ये सब सर्वांगसम दिया है। यहाँ मैंने कारण दत्त लिख दिया।
तो इसका मतलब त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज हो गया। ये AOB समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया तो सब कोण 60 अंश होंगे, इसलिए कोण AOB भी 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। अब हम कोण ACB निकालेंगे। तो ये जो कोण ACB का माप है, मेजर एंगल ACB, ये मेजर चाप AB का आधा होगा, क्योंकि ये जो शीर्ष बिंदु C है ये वृत्त पर है, तो इसलिए कोण ACB चाप AB का आधा होगा। इसका कारण क्या लिखेंगे? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय मैं नियम में बता चुका हूँ आपको। लेकिन ये जो मेजर चाप AB है ये मेजर एंगल AOB के बराबर होगा। मेजर चाप AB मेजर एंगल AOB के बराबर होगा, अंतर लघु चाप की परिभाषा। और AOB हम 60 अंश निकाल चुके हैं ऊपर, तो AOB का माप 60 अंश, 60 का आधा करेंगे 30 अंश, तो मेजर एंगल ACB 30 अंश हो गया। तीसरा चाप AB निकालना है। मेजर चाप AB का माप मेजर एंगल AOB के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जो कोण AOB है उसका शीर्ष बिंदु O केंद्र पर है, तो इसलिए चाप AB का माप कोण AOB के बराबर होगा। लघु चाप की परिभाषा कारण, परंतु AOB का माप 60 है, तो इसलिए मेजर चाप चाप AB का माप भी 60 अंश हो जाएगा। अब मेजर चाप ACB निकालना है। तो देखिए मेजर चाप ACB और चाप AB दोनों मिला के पूरा वृत्त बन रहा है। मेजर चाप ACB और ये चाप AB दोनों को मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मेजर चाप ACB प्लस मेजर चाप AB बराबर मेजर ऑफ वृत्त। अब मेजर चाप ACB का माप ज्ञात करना है, इसलिए उसको वैसे ही लिख दिया। मेजर चाप AB का माप 60 अंश है, ऊपर हमने निकाला ही है, इसका भी मान डाल दिया। वृत्त का माप 360 होता है। अब इस 60 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, इसलिए मेजर चाप ACB 300 डिग्री। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में इस तरह एक वृत्त दिया है जहाँ पर PR के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये चतुर्भुज PQRS एक चक्री चतुर्भुज है, जहाँ पर भुजा PQ और RQ सर्वांगसम है। भुजा PQ और भुजा RQ ये सर्वांगसम है, और कोण PSR ये 110 डिग्री है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? कोण PQR ज्ञात करना है, चाप PQR ज्ञात करना है। देखिए कोण PQR और चाप PQR में फ़र्क देखिए ज़रा। जब आप ये लाइन से ट्रैवल करते हैं PQR, ये लाइन से जब आप जा रहे हैं, लाइन के ऊपर यदि चल रहे हैं तो एक कोण बन रहा है, और यदि वृत्त के ऊपर चलें PQR तो ये चाप PQR है। यदि आप ऐसा चलते हैं PQR तो ये कोण PQR हो गया, और ये चाप PQR। यदि वृत्त के ऊपर चलते हैं तो चाप, और यदि ये रेखाखंड के ऊपर चल रहे हैं तो एक कोण कहलाएगा, कोण PQR चाप PQR। तो कोण PQR भी ज्ञात करना, चाप PQR भी ज्ञात करना, मेजर चाप QR भी ज्ञात करना है, और कोण PRQ ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें? कोण PQR का माप ज्ञात करना है। कोण PQR, देखिए ये चतुर्भुज PQRS ये चक्री चतुर्भुज है, और आप जानते हो कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पर कोण PSR का माप दिया है 110 डिग्री, कोण PSR का माप 110 डिग्री दिया है। कोण PSR यानी कि कोण S का माप 110 डिग्री है। Q इसका सम्मुख कोण है जिसका माप हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का माप 180 अंश होता है, यानी दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो जब ये 110 है तो ये 70 होगा, 70 डिग्री इसका माप होगा कोण PQR का, तो ही दोनों मिला के 180 हो सकते हैं। या फिर आप सिंपल 180 में से कोण S का माप माइनस कर दीजिए तो कोण PQR 70 अंश मिल जाएगा। तो इस तरह से कोण PQR निकाल सकते हैं। चाप PQR कैसे निकालेंगे? चाप PQR
देखिए चाप पी क्यू आर के द्वारा कोण पी एस आर बन रहा है। कोण पी एस आर का खंडित चाप है चाप पी क्यू आर। चाप पी एस आर का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, इसका खंडित चाप पी क्यू आर है। तो ये कोण पी एस आर का माप चाप पी क्यू आर का आधा होगा, जबकि पी एस आर का माप 110 है। तो इसका मतलब ये जो चाप पी क्यू आर है वो इसका डबल हो जाएगा। तो 110 का डबल 220, चाप पी क्यू आर का माप हो जाएगा 220। अब मेज़र चाप क्यू आर निकालना है। मेज़र चाप ये क्यू आर, मेज़र चाप क्यू आर का माप ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, चाप पी क्यू आर हम निकाल चुके हैं 220 डिग्री। चाप पी क्यू आर 220 डिग्री है, क्योंकि कोण एस 110 था जो कि अंतर्लिखित कोण है, तो इसका खंडित चाप इसका डबल पी क्यू आर 220 डिग्री है। अब ये चाप पी क्यू और चाप क्यू आर, सॉरी जीवा, ये जीवा की पी क्यू और जीवा क्यू आर ये सर्वांगसम दिया है। भुजा पी क्यू और भुजा आर क्यू सर्वांगसम दिया है। भुजा पी क्यू और भुजा आर क्यू सर्वांगसम दिया है। तो जब कभी दो जीवाएं यदि सर्वांगसम हों तो उसके द्वारा जो चाप बनते हैं ना वो भी सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ चाप जीवा पी क्यू और जीवा आर क्यू सर्वांगसम है, इसलिए चाप पी क्यू और चाप क्यू आर भी सर्वांगसम होगा। तो ये दोनों चाप बराबर हैं और दोनों का योगफल 220 है। इसका मतलब है दोनों का माप 110 और 110 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चाप का टोटल 220 आ रहा है और दोनों चाप बराबर भी हैं, दोनों चाप के माप बराबर भी हैं, तो इसलिए 110 110 हो जाएगा। तो इस तरह से चाप पी क्यू भी चाप क्यू आर निकल जाएगा। फिर कोण पी आर क्यू कैसे निकालेंगे? कोण पी आर क्यू का शीर्ष बिंदु आर वृत्त के ऊपर है, तो इसलिए ये खंडित चाप पी क्यू का आधा होगा। खंडित चाप पी क्यू 110 डिग्री है, तो इसलिए इस कोण का माप 110 का आधा यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही इसे सॉल्व किया है। देखिए, सबसे पहले कोण पी क्यू आर ज्ञात करना है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया गया है दत्त। अब ये कोण Q हमें ज्ञात करना है। कोण Q और ये कोण S दोनों सम्मुख कोण हैं। सम्मुख कोण का योगफल हमेशा 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये कोण Q यानी कि कोण PQR प्लस कोण S यानी कि कोण RSP या PSR, कैसे भी लिखो, S बीच में आना चाहिए बस। तो दोनों का योगफल 180। PSR का माप 110 दिया है, तो उसके स्थान पे 110 लिख दिया। बाकी वैसे ही लिखना है। 110 राइट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हो गया, तो मेजर एंगल PQR का माप 70 अंश हो जाएगा। PQR के बाद अब चाप PQR ज्ञात करना है। चाप PQR का माप निकालना है। तो चाप PQR जो है वो कोण PSR का डबल रहेगा। देखिए, मेजर एंगल PSR, ये मेजर चाप PQR का आधा है। क्यों आधा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जो शीर्ष बिंदु S है वो वृत्त पर है और चाप PQR खंडित चाप है। अब PSR का माप 110 है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा यदि करें तो मेजर चाप PQR 110 गुणे 2 यानी 220 डिग्री हो जाएगा। फिर आते हैं मेजर चाप QR हमें निकालना है। तो यहाँ भुजा PQ और भुजा RQ सर्वांगसम दिया है। भुजा PQ और भुजा RQ ये सर्वांगसम दिया गया है, तो इसलिए इनके जो संगत चाप है मेजर चाप PQ और मेजर चाप RQ ये भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। अब ये जो टोटल मेजर चाप जो PQR है, टोटल PQR ये टोटल 220 है। मेजर चाप PQR 220 है। अब PQR का मतलब क्या? चाप PQ प्लस QR। यहाँ देखिए डायग्राम में, चाप PQR का मतलब चाप PQ प्लस चाप QR। वही यहाँ पर मैंने लिखा, चाप PQR के जगह पे चाप PQ प्लस चाप QR। लेकिन यहाँ दोनों चाप बराबर हैं, PQ और QR बराबर है, तो PQ को भी मैं QR लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे QR ही ज्ञात करना है, इसलिए PQ को भी QR लिख दिया। QR तो QR ही लिखना है और 220 वैसे ही रहेगा। यहाँ QR प्लस QR 2QR हो जाएगा।
2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो 220 भागे 2, मेजर चाप क्यू आर 110 डिग्री। फिर कोण पी आर क्यू का माप याद करना है। कोण पी आर क्यू देखिए डायग्राम में देखें हैं, कोण पी आर क्यू, यहाँ शीर्ष बिंदु आर वृत्त पर है, तो इसलिए कोण पी आर क्यू का माप उसका खंडित चाप पी क्यू का आधा रहेगा। तो मेजर एंगल पी आर क्यू बराबर मेजर चाप पी क्यू बटे 2, कारण अंतरलिखित कोण का प्रमेय। चाप पी क्यू का माप 110 डिग्री डाल दिया, अब 110 में 2 से भाग देंगे 55 डिग्री आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, चतुर्भुज एम आर पी एन चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें डायग्राम दिया नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर कोण आर 5x - 13 डिग्री है, कोण एन 4x + 4 डिग्री है। तो कोण आर और कोण एन के माप हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए आर और एन, ये आप ध्यान से देखिए, आर और एन ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण पहचानने का एक तरीका देखो, आर के बाद एक छोड़ करके फिर तीसरा ले रहे हैं। जब भी बीच में एक छोड़ दिया जाता है तो बाकी जो दोनों हैं वो सम्मुख कोण ही रहते हैं। जैसे आर और एन सम्मुख कोण है, एम और पी सम्मुख कोण है। बीच में एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 2 मिलते हैं वो सम्मुख कोण रहते हैं। तो यहाँ कोण आर और कोण एन का माप दिया है, परंतु ये सम्मुख कोण है इसलिए इनका योगफल 180 होगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए मेजर एंगल आर प्लस मेजर एंगल एन 180 डिग्री। मेजर एंगल आर का माप 5x - 13 दिया है, एन का माप 4x + 4 दिया है। अब 5x + 4x 9x, -13 + 4 -9, -9 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो गया 189। 9 को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो गया, तो x बराबर 9 दूनी 18, 9 एकम 9, x 21 आ गया। अब कोण r का माप 5x - 13 दिया है, x का माप 21 है, तो x के जगह पे 21 डाल देंगे, तो 21 × 5 -13 करेंगे तो r का माप मिल जाएगा 92 डिग्री। ऐसे ही एंगल मेजर एंगल n 4x + 4 दिया है और x का माप 21 आया है, तो 21 × 4 84 और +4 88 डिग्री। तो इस तरह से कोण r और n के माप मिल गए हैं। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया है कि एक वृत्त है जिसमें RS व्यास है और O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के बाहर एक बिंदु T है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण RTS एक न्यून कोण है। RTS एक न्यून कोण है। तो इसके लिए आपको एक त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय समझना होगा। मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए। कि आप लोग ज़रा दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए। इस सवाल को समझने के लिए इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है। इस त्रिभुज में ये जो कोण A है ये त्रिभुज के बाहर है। देखिए ये जो कोण A बन रहा है ये इस त्रिभुज के बाहर है, और ये जो कोण B, ये B और ये कोण C और ये कोण D, ये तीनों कोण त्रिभुज के अंदर हैं। तो इस कोण को, ये जो कोण A है ये बहिष कोण है, त्रिभुज का बहिष कोण है। ये तीनों कोण त्रिभुज के अंतःकोण हैं। अब इन तीनों कोणों में भी देखिए ये जो अंतःकोण है ये बहिष कोण के नज़दीक है, और ये कोण B और कोण C जो है ये दोनों अंतःकोण इस बहिष कोण से दूर है। तो इसलिए इन दोनों कोणों को दूरस्थ अंतःकोण कहते हैं, इस त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण। अब आपको समझना ये है कि ये जो दूरस्थ अंतःकोण हैं ये हमेशा बहिष कोण से छोटे होते हैं। यानी कि ये जो बहिष कोण B और बहिष कोण C, ये दूरस्थ अंतःकोण B है और दूरस्थ अंतःकोण C, ये दोनों कोण छोटे होंगे किससे? ये जो बहिष कोण A है इससे, क्योंकि ये जो कोण A है ये इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। ये जो बहिष कोण A है ये इसके दूरस्थ अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये अगर B 50 है और C 30 है तो इनको प्लस करेंगे तो ये 80, यानी कोण A 80 आएगा। इसका मतलब ये जो बहिष कोण है ये इन दोनों कोणों से बड़ा होता है, 50 से भी बड़ा है और 30 से भी बड़ा है। इसको आप समझ लीजिए। और दूसरा एक नियम ये भी समझ लीजिए कि अर्धवृत्त है, जो आधा वृत्त है,
ये आधा वृत्त है। आधे वृत्त के अंदर जो भी कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि पूरा वृत्त का माप 360 होता है, आधा वृत्त का माप 180 होता है। तो आधे वृत्त में जो भी कोण बनेगा तो वो खंडित चाप का आधा होता है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से, यानी इस कोण का माप 180 का आधा, तो यानी कि ये 90 हो जाएगा। तो दो नियम आप समझ लीजिए कि बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों से हमेशा बड़ा होता है, या उल्टा समझ लीजिए कि दूरस्थ अंतःकोण, त्रिभुज का जो दूरस्थ अंतःकोण है वो बहिष्कोण से हमेशा छोटा होता है। और दूसरा कि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ये दो बातें यदि आप समझ लिए तो ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब इस डायग्राम में देखिए हमें क्या करना है कि हमको ये सिद्ध करना है कि जो कोण RTS है वो हमेशा न्यून कोण होगा। न्यून कोण यानी 90 से कम होगा। तो बाहर बिंदु T है। अब यहाँ पे एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या किया है, T को R से मिलाया, TR को मिलाया। ये TR वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, बाद में PS को भी जोड़ दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो कोण RPS है ये अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित है, आधे वृत्त के अंदर है ये। तो इसलिए कोण RPS का माप 90 डिग्री हो जाएगा। कोण RPS 90 डिग्री है। अब आगे देखिए ये जो कोण RPS है ये त्रिभुज TPS के बाहर है, TPS का बहिष्कोण है। और ये कोण T इस दूरस्थ अंतःकोण है। देखिए कोण P से ये दूर है कोण T। तो कोण RPS ये बहिष्कोण है, कोण T दूरस्थ अंतःकोण है। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया कि ये जो बहिष्कोण होता है वो हमेशा दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होता है, यानी कि दूरस्थ अंतःकोण बहिष्कोण से हमेशा छोटा होता है। तो ये जो कोण T है वो कोण RPS से छोटा रहेगा, परंतु RPS कितना 90 डिग्री है। इसका मतलब कोण T 90 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए ये जो कोण T है ये हमेशा न्यून कोण ही होगा, यानी कि कोण RTS ये हमेशा न्यून कोण होगा। यही हमें सिद्ध करना है। अब मैंने जो आपको समझाया वही देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले तो मैंने रचना किया। रचना में क्या किया, बिंदु R और T को मिलाया। R और T को मिलाया तो क्या हुआ, रेख RT ने वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित किया। तो रेख RT ये वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद PS को भी हमने मिला दिया। तो ये सारी चीज़ें रचना में लिख देना है। अब उपपत्ति शुरू करना है। RS ये क्या है, वृत्त का व्यास है, ये दिया गया है दत्त। इसलिए कोण RPS 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण का माप 90 अंश होता है। अब ये RPS यह त्रिभुज TPS का बहिष्कोण है। यहाँ पर देखिए ये जो RPS है ये त्रिभुज TPS का बहिष्कोण है। और कोण RTS या दूरस्थ अंतःकोण है, इसलिए दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से कोण RTS हमेशा छोटा होगा कोण RPS से, परंतु RPS का माप 90 अंश है, इसलिए कोण RTS छोटा होगा 90 अंश से। इस स्टेप में लिख दिया। इसलिए कोण RTS एक न्यून कोण है। तो चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो बिना डायग्राम के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। उपपत्ति, पहला तो हम जानते हैं कि आयत के प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। तो जब प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है आयत में, तो इसलिए आयत के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होंगे। परंतु जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हों वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसीलिए प्रत्येक आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। सिद्ध हो गया ये। छठवें सवाल पे आ जाते हैं। छठवां सवाल, यहाँ पर त्रिभुज WXY यहाँ पर दिया गया है। YZ लंब है WX पर और XT लंब है WY पर, और ये दोनों शीर्ष लंब बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये सारी जानकारी दत्त में लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि हमें यहाँ पर दो चीज़ें सिद्ध करना है। पहला तो कि चतुर्भुज WZPT ये चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है।
और दूसरा कि एक्स जेड टी वाई ये बिंदु एक ही वृत्त पर हैं। एक्स जेड टी वाई ये एक ही वृत्त पर हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। डब्ल्यू जेड पी टी ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी में कोण जेड और कोण टी ये दोनों 90 हैं। 90 है, इसलिए ये दोनों इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा, यानी कि कोण z प्लस टी मिला के 180 अंश हो गया। इसलिए कोण z और t परस्पर संपूरक कोण हो गए। परंतु जिस चतुर्भुज के संपूरक होते हैं वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसलिए चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। देखिए वही ऐसे ही यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी में कोण z और कोण t दोनों 90 अंश दिया है दत्त, इसलिए कोण z तथा कोण t ये परस्पर संपूरक कोण हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 180 आ जाएगा। परंतु जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसलिए चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज है। 7वें सवाल पर आते हैं। 7वें सवाल पर देखिए एक कोण है, कोण एन एम एस है, जिसका शीर्ष बिंदु M वृत्त के बाहर है और ये दो चाप खंडित कर रहा है, चाप NS और चाप EF। इन दोनों चापों के माप दिए हैं, हमें कोण NMS के माप ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उसका माप ज्ञात करने के लिए आपको उसके अंदर के दोनों चाप को माइनस करके जो आएगा उसका आधा करना है। तो यहाँ चाप NS में से चाप EF के माप को माइनस कर दो, फिर उसका आधा कर दो, कोण M मिल जाएगा। देखिए मैंने वही किया यहाँ पर। मेजर एंगल NMS बराबर मेजर चाप NS माइनस मेजर चाप EF बटे 2, यानी 125 माइनस 37 बटे 2, यानी कि 88/2। तो मेजर एंगल NMS 44 डिग्री। 8वां सवाल। 8वें सवाल में कोण ABE 108 डिग्री दिया है। ABE देखिए, ABE कोण ABE में शीर्ष बिंदु B वृत्त के अंदर है। यहाँ चाप AE का माप दिया है, चाप AE का माप 95 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चाप DC ज्ञात करना है। तो वो जो मैंने आखिरी नियम जो बताए थे मैंने कि शीर्ष बिंदु यदि वृत्त के अंदर हो तो उसका माप उसके द्वारा खंडित चापों के मापों के योगफल का आधा होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, मेजर एंगल AB बराबर मेजर चाप AE प्लस मेजर चाप DC बटे 2। कोण का माप लिख दिया, चाप का माप लिख दिया, तिर्यक गुणा कर दिया, फिर 95 राइट साइड में शिफ्ट किया और मेजर चाप DC 121 डिग्री आ गया। तो इसी के साथ ये 3.4 समाप्त होता है। प्रश्न संग्रह 3.4 ये पोर्शन में नहीं है, मतलब इस वर्ष कोविड-19 की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए उसे हल नहीं करना है। इसके बाद 3.4 के बाद सीधा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में आना है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में मैं आपको MCQ समझा दे रहा हूँ। 5.5 और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए ये वृत्त स्पर्श करते हैं, पर ये नहीं दिया कि बाह्य स्पर्श करते हैं कि अंतः स्पर्श करते हैं। अगर ये बाह्य स्पर्श करेंगे तो टोटल उनके केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 प्लस 3.3 यानी कि 8.8 हो जाएगी। और यदि वो अंतः स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी 5.5 माइनस 3.3 यानी कि 2.2 हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों आंसर हो सकता है, 8.8 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है। तो इसलिए पहले का आंसर क्या आएगा, 8.8 या 2.2। यहाँ पर कुछ गलत छपा हुआ है, आप इसे सुधार लेना, ये 8.8 होना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा D। फर्स्ट का आंसर D 8.8 या 2.2। दूसरा, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले दो वृत्त एक दूसरे को के केंद्र से होकर जाते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए दोनों वृत्त कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र ये रहा और दूसरा वृत्त जो है वो इस पहले वृत्त के केंद्र से जा रहा है, और ये जो पहला वृत्त है ये दूसरे वृत्त के केंद्र के से जा रहा है। अब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 12 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ये जो केंद्र के बीच की दूरी है ये पहले वृत्त की त्रिज्या ही है और ये दूरी दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या है।
तो इसलिए यहाँ पर दोनों वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? दूसरे का आंसर आ जाएगा B12। फिर तीसरा सवाल है, यदि कोई वृत्त किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो समांतर चतुर्भुज डैश होना चाहिए। तो ऐसा चतुर्भुज यदि कोई वृत्त की समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है तो वह समचतुर्भुज होगा। ये आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए इसे। तो यहाँ तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। चौथा, यदि किसी वृत्त की केंद्र से 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई 12 सेमी हो तो उस वृत्त का व्यास कितने सेमी होगा? देखिए, वृत्त के केंद्र से 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, यहाँ से स्पर्श रेखाखंड खींचा गया है जिसकी लंबाई 12 है। तो यदि हम ये OM को मिला दें तो पाइथागोरस से OM मिल जाएगा और उसका डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पाइथागोरस लगा दिया है। पाइथागोरस के अनुसार OM स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस अन्य भुजा का वर्ग। 12.5 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 12.5 का वर्ग 156.25 माइनस 12 का वर्ग 144, माइनस करने पे 12.25 आएगा और वर्गमूल लेंगे तो 3.5 आ जाएगा, यानी त्रिज्या 3.5 हो गई। लेकिन यहाँ व्यास पूछा है, व्यास पूछा है तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 3.5 का डबल करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए चौथे का आंसर आ जाएगा C7। पांचवा, परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में अधिक से अधिक कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये दो वृत्त हैं जो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। तो एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, दूसरी देखिए आप नीचे मैंने खींच दिया है, तीसरी इस तरह से आएगी दोनों को कट करते हुए। तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं यहाँ संभव हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, पांचवें का आंसर आ जाएगा 3। इसका पीछे का आंसर शायद 2 दिया है, वो गलत है। यदि बाह्य स्पर्श हो रहा है वृत्त तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। O केंद्र वाले वृत्त में, अगले प्रश्न पर चलते हैं। O केंद्र वाले वृत्त के चाप ACB में कोण ACB अंतर्लिखित किया गया है। यदि कोण ACB 65 डिग्री है तो मेजर चाप ACB कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये O केंद्र वाला वृत्त है, कोण ACB, ये चाप ACB में अंतर्लिखित है, यानी इसके अंदर बना हुआ है। अब कोण ACB का माप 65 डिग्री दिया है, कोण ACB का माप 65 डिग्री दिया है। तो देखिए, ये कोण ACB का माप 65 डिग्री दिया है। यहाँ पर शीर्ष बिंदु C वृत्त पर है, इसलिए खंडित चाप का माप इसका डबल हो जाएगा। तो 65 का डबल करेंगे तो चाप AB 130 डिग्री होता है। अब पूरे वृत्त का माप 360 होता है, तो इसलिए चाप ACB का माप निकालने के लिए पूरे वृत्त के माप में से, यानी कि 360 में से 130 को माइनस कर दो। तो 360 में से 130 को यदि आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 230। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, छठवें का आंसर हो जाएगा D 230 डिग्री। यहाँ पर ये जो 7वां सवाल है ये ओमिट कर दिया गया है, रिड्यूस्ड है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे फ़िलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8वें सवाल में एक छोटा सा करेक्शन है। चक्री चतुर्भुज ABCD में कोण A का माप दुगुना कोण C के माप के तिगुने के बराबर हो। A के माप का दुगुना कोण C के माप के तिगुने के बराबर हो। ये 2 एंगल A = 3 एंगल C। अब देखिए, ये A और C ये दोनों सम्मुख कोण है चक्री चतुर्भुज के, इसलिए इनका मापों का योगफल 180 होगा। तो इसलिए कोण A प्लस कोण C 180। अब ये 2A लाने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। क्यों 2 से गुणा कर रहा हूँ? 2A आ जाए। 2A क्यों आ जाए? 2A अगर आ गया तो 2A को मैं 3C लिख दूँ, 3 कोण C लिख सकता हूँ, और 3 कोण C लिख दिया तो कोण C का माप मिल जाएगा। तो कोण A प्लस C 180 अंश 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2C बराबर 360। अब 2A बराबर 3C दिया है तो 2A को 3C लिख दिया मैंने, 3 प्लस 2 5C हो जाएगा। तो 5C बराबर 360, ये
फाई सी बराबर 360, तो 5 से भाग दे देंगे तो कोण सी बराबर 72 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए आठवें का आंसर बी 72 डिग्री आ जाएगा। 9वां क्या है, किसी वृत्त पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि मेजर चाप ए बी बराबर मेजर चाप बी सी 120 डिग्री है और दोनों चापों का कोई भी सामान्य बिंदु नहीं है, खाली बिंदु बी को छोड़ करके। तो त्रिभुज ए बी सी किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? देखिए वृत्त है, यहाँ पर बिंदु ए बी और सी है, चाप ए बी और चाप बी सी दोनों 120 डिग्री दिया है। तो अब देखिए ये चाप बी सी 120 डिग्री दिया है। अब चाप बी सी से देखो कोण बी ए सी बन रहा है जो कि एक अंतर्लिखित कोण है, इसलिए कोण बी ए सी का माप चाप बी सी के माप का आधा होगा, यानी 120 का आधा होगा, यानी कि कोण ए 60 अंश हो जाएगा। ऐसे ही कोण सी भी 60 अंश हो जाएगा, पर तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होना चाहिए। तो जब ये दोनों 60 हो गया तो तीसरा भी 60 हो जाएगा, तभी तो टोटल 180 होगा। तो ये 60 इसलिए ये भी 60, तो तीनों कोण का माप 60 हो गया, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90 का आंसर आ जाएगा ए समबाहु त्रिभुज। अब आखिरी एमसीक्यू है, एक XZ व्यास वाले वृत्त के अंतःभाग में एक बिंदु Y है, तो निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? देखिए इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये XZ व्यास है, व्यास के द्वारा वृत्त पर अगर कोई कोण बनता है तो 90 अंश होता है, और वृत्त के बाहर अगर बनेगा तो हमेशा न्यून कोण बनेगा, और वृत्त के अंदर अगर ये व्यास कोई कोण बनाता है तो वो हमेशा अधिक कोण ही रह सकता है, कभी न्यून कोण नहीं हो सकता। अच्छी तरह समझ लीजिए इसे कि व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण 90 अंश होता है, वृत्त के बाहर न्यून कोण होता है, वृत्त के अंदर अधिक कोण होता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, कोण वाई न्यून कोण नहीं हो सकता, सही बात है, वो हमेशा अधिक कोण ही रहेगा। कोण वाई समकोण नहीं हो सकता, ये भी सही है, क्योंकि वृत्त के अंदर है, वो अधिक कोण हो सकता है पर समकोण कभी नहीं हो सकता। XYZ अधिक कोण है, ये भी सही है। XYZ के माप के संदर्भ में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, ये गलत है, कह तो सकते हैं उसके माप के बारे में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 3, सिर्फ 3। तो MCQ मैंने आपको बता दिया है, बाकी के सवाल प्रज्ञा संग्रह आप अपने मन से ट्राई करिए, बाद में मैं वापस से प्रज्ञा संग्रह का एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा आपके लिए। तब तक आप अपने मन से भी कुछ प्रयास करिए, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो निसंकोच आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके या डायरेक्ट मुझसे संपर्क करके। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे सवाल आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से समझ करके बिना देखे हल करिए, और हल करके इसे मुझे शेयर करिए। धन्यवाद।